the ICICI Bank iMobile Pay. नहीं ठीक है, यही में ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए गुड इवनिंग, जुड़ जाइए सारे लोग। कृष्ण जी वेरी गुड इवनिंग। और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए सभी को, सभी लोग दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इसे। शेयर कर दीजिए इसे जल्दी से। इसे शेयर करिएगा बाहर व्हाट्सएप पे। चलिए देखिए, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री को। किसको पढ़ रहे थे? तो केमिस्ट्री के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। एक बार आपको 2 मिनट के लिए रिपीट कर दूं कि हमने क्या क्या इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। हमने इसके बारे में पढ़ लिया। पहले बार तो हमने इसके इंट्रोडक्शन पढ़े थे और इसके बाद एसिड एंड बेस के बारे में समझे थे और इसी में साल्ट के बारे में भी अध्ययन किए थे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्षार के बारे में बात किए थे, फिर लवण के बारे में बात किए थे और फिर अम्लों के बारे में जाने थे। सेम उसी प्रकार फिर इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहा था मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं, कौन कौन सी मेटल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी मेटल की कौन कौन से अयस्क होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। नॉन मेटल में कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल को भी हमने अध्ययन किया था तथा उससे बनने वाले कंपाउंड के बारे में भी हमने जाना था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, धातु और अधातु के पढ़ने के बाद हमने कहा था कि अगर हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में हमने बेसिकली हाइड्रोजन के बारे में और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ लिए थे। जैसे हमने कहा था कि ये जब रिएक्शन किया था O2 के साथ तो क्या बनाया था भाई, CO बनाया था और CO2 बनाया था। और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया था तो क्या बनाया था, मीथेन बनाया था, एसिटिलीन बनाया था, बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड इत्यादि आपका यौगिक का निर्माण किया था। इसके बाद ये हमारा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो चुका था कल। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट को आपको क्लियर करवा दिया था। यदि किसी का कोई प्रॉब्लम है यहाँ से हाइड्रोकार्बन से, यदि किसी का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लास्ट के 10 मिनट में आपके लिए छोड़ दूंगा और मुझे लास्ट के 10 मिनट में याद दिलवा देना कि हमारा हाइड्रोकार्बन से कमेंट लेना है, आपका डाउट को क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद समझिएगा आज के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है फ्यूल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ईंधन। क्या कहते हैं? ईंधन। और आपको बता दूं कि संसार के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए ईंधन बहुत ही आवश्यक चीज़ है ना। या किसी मैटर को आप यूज करते हो, कोई भी पदार्थ का यूज करते हो, जैसे वो आपका इस्पात हो या फिर कोई अन्य पदार्थ हो, तो उसको बिना ऊष्मा को या फिर बिना फ्यूल के माध्यम से कन्वर्ट नहीं किया जा गया होगा, है ना। कहीं ना कहीं फ्यूल की आवश्यकता पड़ते होंगे। हमें भोजन चाहिए, भोजन पकाने के लिए फ्यूल की अनिवार्यता होती है, फ्यूल चाहिए ही चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आज हम जानने वाले हैं फ्यूल के बारे में, है ना। किसके बारे में जानने वाले हैं? तो फ्यूल, ईंधन के बारे में जानने वाले हैं। तो समझिएगा ध्यान से ईंधन से। ईंधन का ये समझते हैं। पहली बात तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, हेडिंग लगाना होगा ईंधन। क्या लगाना होगा? ईंधन, या इंग्लिश में लगाना होगा फ्यूल। क्या लगाना होगा? फ्यूल। पहले समझिएगा कि यह फ्यूल होता क्या है ना। यह फ्यूल होता क्या है? जैसे मैंने कहा कि फ्यूल में कोई भी पदार्थ हो सकता है,
फ्यूल में कोई भी पदार्थ हो सकता है, हमारे पास कुछ भी फ्यूल है और जैसे ही मैंने इसको ऑक्सीजन दिया, जैसे ही मैंने इसको ऑक्सीजन दिया तो क्या होगा भाई, यह बर्न होगा, जलेगा और जलने के बाद क्या निकालेगा, तो जलने के बाद आपको निकालेगा हीट और प्लस में लाइट एनर्जी। क्या निकालेगा, लाइट एनर्जी निकालेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट तरीका में आपको क्या बताना है, तो देखिएगा ध्यान से, हीट की हिंदी में कहते हैं उष्मा और लाइट एनर्जी को हिंदी में कह देते हैं प्रकाश ऊर्जा। क्या नाम देते हैं, प्रकाश ऊर्जा का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बता देना है कि वैसे पदार्थ जो जलने के बाद या तो खुद जलते हैं या किसी पदार्थ की सहायता से जलते हैं, तो जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा को प्रदान करते हैं, फ्यूल कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतना आपको याद रखना था कि क्या होते हैं भाई, तो वैसे पदार्थ जो जलने के बाद ऊष्मा या फिर लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को रिलीज करते हैं, क्या कहलाते हैं, आपका फ्यूल कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। सोनम को वेरी गुड इवनिंग। अमन जी राम राम। चलिए देखिए ध्यान से, आज बहुत ही कम बच्चे हैं, सारे को शेयर कर दीजिए आप लोग, है ना, सभी बच्चों को ज्वाइन कर लीजिए एक बार और कमेंट आप लोग बीच में करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो वगैरह सही चल रहा है उसके लिए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद हमें समझ जाना है क्या भाई, हमने कहा कि फ्यूल को जब ऑक्सीजन देते हैं तो वह बर्न होता है, बर्न होने के बाद क्या निकालता है, ऊष्मा और क्या निकालता है, प्रकाश ऊर्जा निकालता है। तो ऐसे पदार्थ को अपन नाम देते हैं फ्यूल या फिर नाम देते हैं ईंधन। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या याद करना है, गुड इवनिंग पूनम कुमारी, गुड इवनिंग। चलिए आज आपका नया क्लास है, फर्स्ट क्लास है क्या, कोई बात नहीं, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जिनको फर्स्ट क्लास है, जो ऐसे बच्चे जो हमारा आज पहला क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको एक बता दूं कि हमारा पुराना लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डला हुआ है प्लेलिस्ट में, तो आप प्रांसी IAS एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारा टोटल वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे वहाँ पर वीडियो डाल रखा हूँ। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या समझना है भाई कि ये जो फ्यूल है, आपको बता दूं कि ये आपके फ्यूल को हम यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पे सॉलिड फ्यूल को पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं यहाँ पे ठोस ईंधन। दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे लिक्विड फ्यूल, जिसे हिंदी में कहेंगे द्रव्य ईंधन। और इसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे गैसियस फ्यूल, जिसे कहते हैं यहाँ पे गैसीय ईंधन। अब समझना ध्यान से, कौन कौन से सॉलिड फ्यूल होते हैं, कौन कौन से लिक्विड फ्यूल होते हैं और कौन कौन से गैसीय फ्यूल होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे बता दूँ आपके सॉलिड ईंधन में कौन कौन से आएंगे, सॉलिड फ्यूल में कौन कौन से आ जाएंगे। तो सॉलिड फ्यूल में आपका आ जाएगा यहाँ पे पहले बार तो आ जाएगा कोयला। आप इसमें कोयला को अध्ययन कर लीजिएगा। किसके बारे में पढ़ लेंगे, कोयला के बारे में पढ़ लेंगे। इसी में अपन पढ़ लेंगे वुड के बारे में, लकड़ी के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। लकड़ी भी एक प्रकार की क्या है आपका, तो ठोस ईंधन है। इसके बाद आपको बता दूं कि लकड़ी के अलावा और क्या पढ़ लेंगे भाई, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, इसी में अपना कोक पढ़ लेंगे, है ना। इसी में क्या पढ़ लेंगे, कोक को पढ़ लेंगे। इसी में चारकोल को पढ़ लेंगे, इसी में चारकोल पढ़ लेंगे। तो आपका कोयला, लकड़ी, कोक और चारकोल, ये सारे के सारे कैसे ईंधन होते हैं भाई, तो आपको बता देना है कि सभी के सभी ठोस ईंधन होते हैं, सॉलिड फ्यूल होते हैं। आगे बात करें हम लिक्विड फ्यूल के, तो लिक्विड फ्यूल में कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका पेट्रोल एक प्रकार का लिक्विड फ्यूल है। डीजल आ जाएगा। इसके बाद केरोसिन तेल आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या आ जाएगा भाई, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल हो गया। इसके बाद लिक्विड फॉर्म में आप क्या ले लीजिएगा, तो इसी में आप ले लीजिएगा स्प्रिट को ले लोगे। इसी में एल्कोहल को ले लोगे। मैंने कहा था कि एल्कोहल के एज ए फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में, गैसीय फ्यूल के बारे में। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा।
यदि सॉलिड फ्यूल की बात करेगा तो किसको किसको बताना है, कोयला को बताना है, लकड़ी को बताना है, कोक को बताना है और किसको, चारकोल को बताना है। और लिक्विड फॉर्म की यदि बात करेगा, लिक्विड फ्यूल की बात करेगा तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अस्फेट और किसको ले लेंगे, एल्कोहल को ले लेंगे। और गैसियस फ्यूल में आपको बता दूं कि गैसियस फ्यूल में पढ़ना है आपका नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को पढ़ना है। इसके बाद आपको बता दूं कि नेचुरल गैस के बाद आपको इसी में पढ़ना है बायोगैस, बायोगैस के बारे में, जिसे गोबर गैस भी कहा जाता है, बायोगैस के गोबर गैस भी कहा जाता है। और इसी में आपको पढ़ना है यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस के बारे में, प्रोड्यूसर गैस के बारे में पढ़ना है। और इसी में एक अपना अध्ययन कर लेंगे किसमें, एलपीजी को नेचुरल गैस में, और किसको, सीएनजी को अध्ययन कर लेंगे। इसी में वाटर गैस को अध्ययन कर लेंगे, वाटर गैस को अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे गैस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम इन्हीं फ्यूलों के बारे में, इन्हीं फ्यूलों के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इन्हीं सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये सारे को पढ़ने के बाद फिर हमारा फ्यूल वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद आगे बता दूं आपको, इसी में पहला को हम अध्ययन कर लेंगे किसको, तो सॉलिड फ्यूल को अध्ययन कर लेंगे। और सॉलिड फ्यूल में पहला अध्ययन करेंगे कोयला के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेंगे, कोयला के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से कोयला के बारे में कि कोयला क्या होता है, ठीक है। कुंदन गुप्ता जी आप क्या कह रहे हैं, एलपीजी और सीएनजी गैस में, क्या सीएनजी गैस में, इसको पढ़ाया जाएगा, थोड़ी देर वेट करिए, इसको आगे पढ़ाया जाएगा। एलपीजी क्या होता है और सीएनजी गैस क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आइए समझते हैं, हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा क्या, पहला होगा कोयला, ठीक है, कोयला। और कोयला के बारे में बता दूं आपको कि ये जो कोयला है भाई, इसकी हम जो कोयला को फिक्स करते हैं कि कोयला कौन सा कितने प्रकार के होते हैं या कौन अच्छे कोयला है, इनको हम डिपेंड करते हैं किस पे, तो इनको डिपेंड करवाते हैं हम कार्बन की मात्रा पर। किस पे, कार्बन। तो आपको बता दूं कि कोयला होता ही है, क्या होता है भाई, तो हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार का पदार्थ है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है कोयला, है ना। इसमें क्या होते हैं, कार्बन के बहुत ज़्यादा मिले होते हैं पदार्थ। यदि इसमें कार्बन होगा तो आपको बता दूं, कार्बन होगा तो क्या करेगा भाई, कार्बन जिसमें जितनी मात्रा में होगा, यदि जिसमें जितनी मात्रा में कार्बन होगा वह उतना ही अच्छा कोयला होगा, है ना, वो उतना ही अच्छा कोयला होगा। और कार्बन के आधार पे ही, कार्बन के आधार पे ही कोयला को कितने भागों में डेवलप कर दिया गया, तो कोयला को बांट दिया गया 4 भागों में, है ना। कार्बन के आधार पे कोयला को कितने भागों में बांट दिया गया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला को नाम दिया गया एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, इसको कहते हैं एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। और दूसरे भाग को डिवाइड करके नाम दे दिया गया यहाँ पे बिटुमिनस, बिटुमिनस, हिंदी में भी वही कहते हैं बिटुमिनस। और तीसरा को नाम दे दिया गया यहाँ पे लिग्नाइट, लिग्नाइट, हिंदी में वही कहते हैं लिग्नाइट। और चौथा को नाम दे दिया गया यहाँ पे पीट, पीट कोयला, हिंदी में भी कहते हैं इसे पीट कोयला। तो आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो हम देख रहे हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, इन सब का जो डिफिनेशन दिया जाता है वो कार्बन पे आधारित दिया जाता है। किस पे आधारित दिया जाता है, कार्बन पे आधारित दिया जाता है। कहा जाता है जितने, जिसमें जिस कोयला में जितनी कार्बन की मात्रा होगा वो उतना ही क्या होगा, अच्छा फ्यूल होगा, गुड कोयला होगा। और जिसमें जितना ही कार्बन की मात्रा कम होगा वो उतना ही क्या होगा, निम्न कोटि का कोयला माना जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, आपको बता दूं पहले किसके बारे में, तो एंथ्रासाइट के बारे में बता दूं। तो एंथ्रासाइट के बारे में क्या याद रखना है भाई, तो पहला पॉइंट आपको एंथ्रासाइट के बारे में याद रखना है कि हमने कहा कि कोयला को किस आधार पर डेवलप किया गया है, कार्बन के आधार पे। तो इसमें जो कार्बन की संख्या पाया जाएगा,
इसमें जो कार्बन का संख्या पाया जाएगा वह 95% कार्बन होता है। कितना परसेंट होता है कार्बन? 95% कार्बन होगा। और जब इसमें 95% कार्बन होगा भाई, तो इसे जलाने पर क्या होगा? ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा, है ना। इससे क्या होगी? इसके कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा। और जब कैलोरीफिक वैल्यू इसका ज़्यादा होगा भाई, तो कितना ज़्यादा होगा कैलोरीफिक वैल्यू? तो आपको बता दूं कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू होती है 7500 से लेकर के 8500 के मध्य होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। और आपको बता दूं कि कोयला में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान को देने वाला कोयला है। सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू का हिंदी में होता है ऊष्मीय मान। और सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान प्रदान करने वाला कौन आपका है? कोयला एंथ्रासाइट। तो इसलिए इसको कह दिया जाता है क्या? तो इसी एंथ्रासाइट को कह दिया जाता है कि सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है। या फिर इसी को कह दिया जाता है कि सबसे अच्छे कोयला है, सबसे अच्छा कोयला है ना। तो आपसे कहेगा कि सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उच्चतम कोटि का कोयला किसको बताना है? एंथ्रासाइट को बताना है। अंजलि गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखिए ध्यान से, है ना। इसको सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। किसे? एंथ्रासाइट को कह दिया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक नया वैल्यू दिख रहा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू। मैंने इसको हिंदी में कहा ऊष्मीय मान। तो इसको पढ़ने से थोड़ा सा एक तो समझिएगा, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं। पहले समझा दूँ आपको कि ऊष्मीय मान होता क्या है ना। तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ और आप समझिएगा कि ऊष्मीय मान होता क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ऊष्मीय मान भाई, तो आपको बता दूं कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा को जलाने पर प्राप्त होने वाला ऊष्मा का मान, है ना। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा को जलाने पर प्राप्त होने वाला ऊष्मा का मान को क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहा जाता है। और इसको डिनोट हम करते हैं केजी पर ग्राम में। किसमें डिनोट करते हैं? केजी प्रति ग्राम में डिनोट करते हैं। और इसका जो माप हम करते हैं भाई, ऊष्मीय मान का जो माप करते हैं वह कैलोरी में करते हैं। किसमें करते हैं? कैलोरी में करते हैं। तो इतना पॉइंट याद रखना कि ऊष्मा का माप किसमें किया जाता है? कैलोरी में किया जाता है। और यहाँ पे बता दूं कि ऊष्मीय मान क्या होता है। तो 1 ग्राम पदार्थ को जलाने पर प्राप्त होने वाला ऊष्मा का मान क्या कहलाता है? ऊष्मीय मान कहलाता है। तो यहाँ पे इतना आपको क्या करना था? याद रखना था। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको बता दूं क्या? तो इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है बात। जैसे आपको बता दूं, कहेगा कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है? हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो आपको बता देना है कितना? 150 केजी प्रति ग्राम। हाइड्रोजन के 1 ग्राम जलाने पर कितना ऊष्मा प्राप्त होता है? तो 150 ऊष्मा प्राप्त होती है। 150 केजी ऊष्मा क्या होता है? प्राप्त होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? रवि कुमार आप थोड़ा सा लेट हुए? बिल्कुल नहीं लेट हुए हैं ना, आप बिल्कुल टाइम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे यदि आपसे कहेगा कि पेट्रोल का ऊष्मीय मान बताइए, तो पेट्रोल का जो ऊष्मीय मान होता है भाई, तो उसको कितना बता देना है? तो पेट्रोल का ऊष्मीय मान होता है 48 केजी प्रति ग्राम। कितना? 48 केजी प्रति ग्राम। इसके बाद आपसे कहेगा कि डीजल का, है ना, डीजल का ऊष्मीय मान बताओ कितना होता है? तो डीजल का ऊष्मीय मान बता देना है 45 केजी प्रति ग्राम, है ना। ये कुछ आपका वैल्यू है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना? 150 केजी प्रति ग्राम। पेट्रोल का ऊष्मीय मान कितना? 48 केजी प्रति ग्राम। और डीजल का ऊष्मीय मान कितना? 45 केजी प्रति ग्राम। इसके बाद आपको बता दूं कि इसको केरोसिन तेल को भी याद रखना है। तो केरोसिन तेल को क्या याद रखना भाई? इसको भी डीजल के बराबर ही होता है, 45 केजी प्रति ग्राम। और एक आपको याद रखना है किसको? तो एक आप गांव घरों में जलाते हैं क्या भाई? तो गांव घरों में जलाया करते हैं लकड़ियां। और लकड़ियां का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ऊष्मीय मान जो होता है, वह वुड का कितना कह देना है? तो 17 केजी प्रति ग्राम।
1 ग्राम लकड़ी को जलाने पर कितना 17 kg ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये कुछ आपका वैल्यू था जिसके बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए समझते हैं किसके बारे में, एंथ्रासाइड के बारे में। तो एंथ्रासाइड में हमने कहा कि सभी आपका जो भी कोयला सभी को कार्बन के आधार पर डेवलप किया गया और कार्बन के आधार पर बांटा गया। तो यहाँ पे बता दूं कि कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में कितना होता है, 95%। और इसलिए इसकी कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 7500 से 8500 के बीच होगा। जब इसकी इतनी कैलोरी वैल्यू होगा तो इसे हम कह देंगे सबसे उच्चतम कोटि का कोयला या फिर सबसे अच्छे कोयले के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी को एंथ्रासाइड को क्या कहा दिया जाता है, तो इसी एंथ्रासाइड को जो यूज है ना भाई, इसी एंथ्रासाइड का यूज हम कहाँ कर लेंगे, तो इसका हम यूज कर लेते हैं घरों में, है ना, घरों में या फिर घरों में, या फिर आपको बता दूं कि खदानों में, है ना, खदानों में स्पेस हीटिंग के रूप में करते हैं। स्पेस हीटिंग के रूप में इसका यूज कर लिया जाता है, किसका, एंथ्रासाइड कोयला का। तो एंथ्रासाइड से इतना पॉइंट आपको याद रखना था। ठीक है, यहाँ से एक मोस्ट पॉइंट है कि सबसे उच्चतम कोटि का कोयला बताइए, तो क्या बताना होगा, एंथ्रासाइड को बताना होगा। इसके बाद देखिए दूसरा कोयला हमारे पास क्या था, बिटुमिनस। क्या था, बिटुमिनस। तो दूसरा कोयला हम यहाँ पे ले लेंगे बिटुमिनस। और बिटुमिनस के बारे में आपको क्या बता दो, तो बिटुमिनस के बारे में बता दो किसे कहा जाता है, सॉफ्ट कोयला, है ना, इसे कहा जाता है सॉफ्ट कोयला या फिर हिंदी में कहा जाता है मुलायम कोयला। क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहा जाता है आपको मुलायम कोयला, है ना। तो यदि हमसे कहेगा ना कि मुलायम कोयला के नाम से किसे जानते हैं, तो मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं आपको किसको, बिटुमिनस को। इसके बाद बता दूं कि बिटुमिनस जब मुलायम है भाई, तो आपको बता दूं कि इसका जो कार्बन की मात्रा होती है, इसमें जो कार्बन का संख्या होता है वो कितना होता है, तो इसमें कार्बन की संख्या 75 से 80% पाई जाती है। कितना, 75 से 80% के रूप में इसमें कार्बन पाया जाता है। तो आपको कार्बन के आधार पर कैलोरीफिक वैल्यू पता हो गया था, तो कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर ले, इसका ऊष्मीय मान की बात कर ले, तो इसका जो ऊष्मीय मान होता है भाई, वो आपको बता दो, इसका ऊष्मीय मान होता है 7500 से लेकर के 70 से लेकर के 7500 के मध्य होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू। तो इतना आपको याद रखना है, 700 से लेकर के कितना 7500 के बीच इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है, किसका, बिटुमिनस का। और इसके बाद आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि इसी का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं वाणिज्य क्षेत्रों में। वाणिज्य क्षेत्र कहने का मतलब है कि उद्योग धंधों में इसका उपयोग कर लेंगे। कंपनियां जैसे इस्पात की कंपनी हो गया, है ना, तो वहाँ पे किस कोयला का यूज किया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला का यूज किया जाता है। इसी का यूज हम कर लेते हैं कहाँ भाई, तो पहले का जो रेल इंजन आते थे जो कोयले से चलाई जाती थी, उस रेल इंजन में भी किस कोयला का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसी बिटुमिनस कोयला का इस्तेमाल किया जाता था रेल इंजनों में। इसके बाद इस बिटुमिनस कोयला से आपको बता दूं कि यह मुलायम कोयला है और मुलायम होने के कारण इससे बनाया जाता है कोक। क्या बनाया जाती है, तो इससे कोक बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो मुलायम होते हैं, जो कोयले मुलायम होते हैं, उससे कोक बनाया जाता है। और यदि आप हार्ड कोयला से कोक बनाने की कोशिश करें तो आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, आपको कौन से कोयला से कोक बनाना होगा, तो आपको बनाना होगा यहाँ पे किस कोयला से, मुलायम कोयला से। तो क्या अगर पूछागा कि कोक किस कोयला से तैयार किया जाता है, तो क्या बताओगे भाई कि बिटुमिनस कोयला से क्या तैयार किया जाता है, आपका कोक तैयार किया जाता है। तो इतनी पॉइंट को यहाँ पे आपको याद रखना था। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या याद रख लेना है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे याद रख लेना है, यहाँ पे हो गया ना वाणिज्य क्षेत्र के लिए रेल इंजनों में उपयोग करते हैं। इतना काफ़ी पॉइंट है आपका बिटुमिनस के लिए। इसके बाद देखिए ध्यान से लिग्नाइट। अगला कोयला का टाइप हमारा है लिग्नाइट और एक टाइप है पिट कोयला। अगला हमारा कौन सा है, लिग्नाइट और एक है पिट कोयला। लिग्नाइट, तो अगला पॉइंट लगाइएगा लिग्नाइट और एक तरफ लिखिएगा पिट कोयला। दोनों को एक साथ क्लियर कर दे रहा हूं।
देखिएगा इस लिग्नाइट का जो कलर होता है ना भाई, इसका जो कलर होता है ना वह ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। और ब्राउन कलर होने के कारण इससे ब्राउन कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इससे ब्राउन कोयला या फिर हिंदी में कहते हैं भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो भूरा कोयला के नाम से किसे पुकारेंगे हम यहाँ पे? तो भूरा कोयला के नाम से अपन पुकार लेंगे यहाँ पे लिग्नाइट को। किसको पुकार लेंगे? लिग्नाइट को पुकार लेंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए यहाँ तक, इसके बाद हमें क्या पता कर लेना भाई? तो इसके बाद आपको पता कर लेना है कुंदन गुप्ता जी कोक क्या होता है। तो आपको बता दूं कि कोक क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। कोक जो होता है भाई ना, वो आपको कोयला को, यदि कोयला को ऑक्सीजन के एब्सेंटली में जलाया जाए, ऑक्सीजन के एब्सेंटली में जलाया जाए, है ना, और काफ़ी उच्च ताप पर जलाया जाए, उच्च ताप पर जलाया जाए, तो इससे जो आपका नए पदार्थ बनता है ना, वो आपकी कोक कहलाता है। क्या कहलाता है? कोक कहलाता है। कोयला को, है ना, ऑक्सीजन की बहुत ही एब्सेंटली में जलाई जाती है और काफ़ी उच्च ताप पे जलाया जाता है, तो जाकर आपका किसका निर्माण होती है? कोक का निर्माण होता है। जैसे हमने कहा कि बिटुमिनस कोयला का यूज किस में करते हैं? तो कोक बनाने में भी करते हैं। इसके बाद आपको क्या पता कर लेना है भाई? तो देखिएगा ध्यान से लिग्नाइट के बारे में, लिग्नाइट के बारे में, और सॉरी इसको भी रेस कर दिया क्या? इसको क्या लिखा था हमने भाई? ब्राउन कोयला लिखा था। भूरा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है वो याद रखना आपका कितना? 50 से 55% कार्बन होता है। और इसका उष्मीय मान जो होगा भाई, इसका उष्मीय मान कितना याद रख लेना है? तो इसका उष्मीय मान आपको याद रख लेना है 5500 से लेकर के 60 से तक, 5500 से लेकर के 60 तक याद रखना है। इसके बाद बता दूं कि इस लिग्नाइट का आपका यूज कहाँ करते हो? तो इस लिग्नाइट का यूज करते हैं हम, इस लिग्नाइट का यूज करते हैं कंपनियों में भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज हम कंपनियों में कर लेते हैं, जैसे स्टील कंपनी हो गया आपका, है ना, स्टील कंपनी में भी इसका यूज होता है आपका, ठीक है। या फिर बड़ी बड़ी उद्योग क्षेत्रों में बिजली उत्पादन करने के लिए इसका यूज करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए भी इसका यूज करते हैं, बिजली उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और वहीं पर पीट की बात कर दूं, वहीं पे पीट की बात कर दूं तो इसे कहा जाता है सबसे निम्न कोटि का कोयला, निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। इससे पहले हमने कहा था उच्च कोटि का कोयला, तो सबसे उच्च कोटि के कोयले की बात करेगा तो किसको बताना है? एंथ्रासाइट को बताना है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला की बात करेगा तो क्या बताना है? पेट कोयला को बताना है। जब ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है भाई, तो इसमें कार्बन की मात्रा क्या होगा? काफ़ी कम होंगे। और कार्बन की जो मात्रा पाई जाती है भाई, वो 30 से 35% कार्बन की मात्रा होता है इसमें। और 30 से 35% होगा तो भाई इसमें कैलोरिक वैल्यू भी इसका कम होगा, उष्मीय मान भी इसका क्या होगा? काफ़ी कम होगा। तो उष्मीय मान इसका बता दूं कितना होता है? तो इसका उष्मीय मान होता है आपका 25 से लेकर के 3000 के मध्य इसका उष्मीय मान होगा, है ना। 2500 से लेकर कितने मध्य? 3000 के बीच इसका उष्मीय मान होता है। और ये पीट कोयला है जो भाई, ये काफ़ी ज़्यादा राख और धुआं के साथ जलता है, ये काफ़ी ज़्यादा राख और धुआं के साथ जलता है, इसलिए इसका यूज बहुत ही न के बराबर किया जाता है, ठीक है। इसका यूज हम क्या करते हैं? बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये था हमारा क्या? कोयला के प्रकार। जैसे एक दो डायरेक्ट आपसे कोयले से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और क्या पूछता है भाई? तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपसे कह दिया जाएगा, इससे पहले मैंने लगाया था कोयला, और कोयला को क्या कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है ब्लैक डायमंड। क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, काला हीरा के नाम से जाना जाता है ना। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो क्या बताना है? किसको बताना है भाई? कोयला को बताना है। इसके बाद आपसे कहा जाएगा यहाँ पे क्या भाई? तो इसके बाद आपसे कह दिया जाएगा कि बताओ भाई, ग्रीन गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं? ग्रीन गोल्ड के नाम से, हरा सोना के नाम से किसे जानते हैं? हरा सोना के नाम से किसे जानते हैं? तो आपको बता देना है कि हरा सोना के नाम से चाय को जाना जाता है। किसको जानते हैं? चाय को जानते हैं।
और इसके बाद आपको वन लीनियर में क्या बता देना है भाई कि यहाँ पे वाइट गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं, वाइट गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जानते हैं। तो सफ़ेद सोना में आपको बता देना है, सफ़ेद सोना में आपको बता देना है कपास को या फिर रुई को, कपास या फिर क्या रुई को जानते हैं। इसके बाद आपको बता देना है यहाँ पे क्या, तो आपको बता देना है आदिवासियों का एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, तो बम्बू को, बांस को कहा जाता है आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन इसी से आपको बता दूं कि लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं, लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे तो आप कमेंट में एक बार लिख के भेजिएगा कि लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं। 2 मिनट का समय है आपके पास, मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट का समय है, आप भेजिएगा कि लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं, है ना। द्रव्य सोना के नाम से किसे जाना जाता है, द्रव्य सोना। अमन कुमार, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर के नाम से पीवीसी को जाना जाता है या बेकेलाइट को जाना जाता है। पेट्रोलियम, डीजल, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग, बहुत लोगों का आंसर सही है ना। पूनम कुमारी, आपको बता दो डीजल को नहीं कहा जाता है, पेट्रोल को कहा जाता है। तो आइए समझ लेते हैं लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जानेंगे, तो लिक्विड द्रव्य सोना के नाम से अपन जानते हैं किसको, तो द्रव्य सोना कहा जाता है पेट्रोल को। किसको कहते हैं भाई, पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक समझ में आया, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है ना। खनिज तेल, लिक्विड खनिज तेल में बहुत सारे तेल आ जाते हैं जी, खनिज तेल में बहुत सारे तेल आ जाएंगे। रेशमी कुमारी, आपको बता दूं खनिज तेल में पेट्रोल है, डीजल है आपका, है ना, बहुत सारे इसमें तेल है। केरोसिन भी एक प्रकार का खनिजी तेल है। तो यहाँ पे किसको कहेंगे, उनमें से एक पॉइंट को आपको निकालना होगा। तो वहाँ पे याद रखना कि इसको पेट्रोल को। चलिए आइए देखते हैं अगला हमारा फ्यूल। अगला जो हमारा फ्यूल होगा भाई उसमें हम जानेंगे किसको, तो अगले फ्यूल में हम जानेंगे, अगले फ्यूल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कुंदन गुप्ता, आप क्या कहना चाहते हैं, नो सर से समझ में सभी को आ गया है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद देखिए ध्यान से, अगला फ्यूल हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस। क्या पढ़ेंगे, नेचुरल गैस। अगला हमारा ईंधन है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। और आप लोगों का जो कमेंट है इससे रिलेटेड है आपका, है ना, नेचुरल गैसेस से रिलेटेड है आपका कमेंट। और देखना क्या है आपका रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहां से निकलेगा। व्हाइट गोल्ड के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है, बिल्कुल व्हाइट गोल्ड के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। और यहाँ पे मैंने रुई बताया, रुई को भी जानते हैं है ना, रुई जो है ना उसे आदिवासियों का सफेद सोना कहा जाता है ना, रुई को आदिवासियों का सफेद सोना कहा जाता है। कुंदन जी, वो धातु के लिए आपके जगह पे सही है, कुंदन गुप्ता धातु के लिए वो अपने जगह पे सही है। चलिए इसके बाद देखिए प्राकृतिक गैस में बात करूं तो प्राकृतिक गैस जो होती है भाई, वैसे प्राकृतिक गैस हम कहते हैं जो नेचुरली तरीका से प्राप्त हो, जो प्राकृतिक तरीका से प्राप्त हो गैस है, तो वैसे गैसों को नेचुरली गैस कहा जाता है, प्राकृतिक गैस कहा जाता है। और इसका मुख्य घटक जो है, मुख्य कंपोनेंट जो है, इसका मुख्य जो घटक है वो क्या है भाई, तो आपको बता देना है मीथेन, जिसका संकेत मैंने पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन में CH4, है ना। तो आपको यदि कहा जाएगा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक बताइए तो क्या बताना होगा, मीथेन को बताना होगा। किसको बताएंगे हम, मीथेन को बताएंगे। इसी प्रकार यदि आपसे कह दिया जाए कि बताओ भाई, इसी प्रकार यदि आपसे कह दिया जाए कि बताओ भाई यहाँ पे प्राकृतिक गैस में मीथेन कितना परसेंट होगा, 85% होगा। इसके बाद अन्य गैसें में क्या क्या होते हैं, तो अन्य गैसें में होते हैं इथेन, इसके बाद होंगे ब्यूटेन,
ब्यूटेन और इसके बाद होंगे प्रोपेन। क्या होंगे? प्रोपेन। यह मुख्य प्राकृतिक गैसें हैं, यह मुख्य प्राकृतिक गैसें हैं। कौन कौन से? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और कौन कौन सा? प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको बता दूं कि 85% नेचुरल गैसों में पाई जाती है क्या है? आपका मीथेन। ये कई बार रिपीटेशन हो गया है कि प्राकृतिक गैसों का मुख्य घटक क्या है, तो क्या बताना है आपको? यहाँ पे मीथेन के बारे में बताना है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद बता दूं कि ये जो आपका नेचुरल गैस है भाई, ये नेचुरल गैस क्या है? तो ये आपको हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है ना। तो यदि आपसे कहेगा कि नेचुरल गैसें क्या है, तो आपको बता देना है कि यह हाइड्रोकार्बन का ही मिश्रण होता है। अब जब हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है भाई, तो यह नेचुरली गैसों को दो पार्टों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट को हम पढ़ेंगे यहाँ पे एलपीजी के रूप में, और दूसरे को पढ़ेंगे हम सीएनजी के रूप में। किसके रूप में पढ़ेंगे? एलपीजी के रूप में पहले को पढ़ेंगे और दूसरे को सीएनजी के रूप में पढ़ेंगे। एलपीजी का पूरा नाम होता है यहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में भी वही कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और इसे कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस हिंदी में कहते हैं इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना ध्यान से, दोनों के बारे में क्या अंतर समझना है। नाम से ही पता चलता है कि यह लिक्विडिफाइड है और यह कंप्रेस्ड है, संपीड़न करके डाला गया होगा। तो आइए समझते हैं दोनों के बारे में। एलपीजी से क्या क्या पूछेगा एग्जाम में और सीएनजी से एग्जाम में क्या क्या पूछने वाला है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं किसके? तो पहले हम अध्ययन करने वाले हैं सीएनजी के बारे में। किसके बारे में? सीएनजी के बारे में। क्यों? क्योंकि आप एलपीजी को रोज यूज करते हो। कहाँ यूज करते हो भाई? तो अपने रसोई घर में रोज यूज करते हो एलपीजी का। सीएनजी का यूज बहुत ही कम करते हो ना, इसीलिए थोड़ा सा सीएनजी के बारे में बता देते हैं। तो आइए देखते हैं किसके बारे में? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या बताना है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसमें आपको क्या याद रखना है भाई? इसको में क्या याद रखना है कि इसकी जो प्राप्ति होती है, इसका जो सोर्स होता है भाई, इसका जो स्रोत होता है जहां से प्राप्त किया जाता है, वो क्या होता है? तो पेट्रोलियम के जो खदान होते हैं, पेट्रोलियम के खदानों से प्राप्त किया जाता है ना, नलकूपों से प्राप्त किया जाता है। एक लैंग्वेज के थ्रू आप समझना है इसको कैसे प्राप्त करते हैं। जिस जगह से आपको पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, उसी जगह से आपको किसको? इस सीएनजी को प्राप्त किया जाता है, नेचुरली गैस को प्राप्त किया जाता है। और वहां से मेन तौर पे क्या प्राप्त किया जाएगा? तो मेन रूप से आपको मीथेन को प्राप्त किया जाएगा। और जब मीथेन को प्राप्त किया जाएगा भाई, तो आपको बता दूं कि ये जो सीएनजी को फिर क्या किया जाता है? किसी सीएनजी को उच्च ताप पर किसी सिलेंडर में भर दिया जाता है ना। उच्च ताप पर किसी सिलेंडर में भर दिया जाएगा, और जब सिलेंडर पर कंप्रेस्ड करके भर दिया गया, तो फिर जाके इसका नाम पड़ता है क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब तक ये सिलेंडर में नहीं डाला गया होगा, तब तक ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नहीं कहलाएगा, और जब ये सिलेंडर में डल चुका होगा, तब जाके कहलाएगा क्या? या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब बात करते हैं कि इसमें हमने कहा कि पेट्रोलियम के खदानों से नलकूपों की सहारे प्राप्त किया जाता है भाई। तो यहाँ पे याद रखना कि इसमें देखो मुख्य रूप से कंपोनेंट क्या क्या होते हैं पेट्रोलियम गैस सीएनजी में। तो कंपोनेंट की बात करूँ इसमें, तो मुख्य रूप से आपका सीएनजी का कंपोनेंट पूछ लेता है। तो मुख्य रूप से इसमें कंपोनेंट याद रखना है क्या? मीथेन। क्या याद रखना है? मीथेन को याद रखना है। और मीथेन पे स्टार लगा लेना, क्योंकि स्टार का मतलब यहाँ पे समझना है
कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? मीथेन है। कितना परसेंट भाई? तो 95% मीथेन अकेले पाया जाता है किसमें? सीएनजी में। अन्य गैसों में क्या होती है भाई? तो अन्य गैसों में जो होता है इसमें वो देखना क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, और इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और इसके बाद क्या होता है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और मीथेन की बात कुछ मात्रा में इसमें क्या मिल जाता है? इथेन गैस भी मिलता है। कौन सा गैस मिलता है? इथेन गैस भी मिलता है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको तीनों, ये 5% के रूप में होते हैं, जबकि मीथेन और इथेन अकेले 95% के रूप में होता है। और इसमें से भी सबसे मोस्टली कौन होता है भाई? तो सबसे ज़्यादा मोस्टली होता है वो कौन होता है? मीथेन। तो यदि हमसे कहेगा कि सीएनजी में मुख्य गैस कौन सा पाया जाता है, तो आपको किसके बारे में बताना है? मीथेन के बारे में बताना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या बताना है सीएनजी के बारे में, कि इस सीएनजी का जो हम यूज है भाई, इस सीएनजी का जो यूज है वो हम कहाँ कर लेते हैं? तो वाहनों में इसका यूज किया जाता है ना। आप देखे होंगे कि जो गाड़ियाँ होते हैं, गाड़ियाँ में भी सीएनजी का यूज किया जाता है ना। फ्यूल के रूप में उसका यूज किया जाता है, किसका? सीएनजी का। तो आपको बता देना है कि इसका यूज हम गाड़ियों में करते हैं। अब यहाँ पे गाड़ियों में करते हैं, तो क्यों गाड़ियों में करते हैं इसकी बात भी एक बात समझिएगा। हमने कहा कि इसमें आपको इसमें जो आपका है कार्बन की मात्रा कम होते हैं। किसका? सीएनजी में कार्बन की मात्रा कम होगा, और जब कार्बन की मात्रा कम होगा भाई, तो CO और CO2 जैसे गैस भी क्या होंगे? कम बनेंगे, है ना। जब कार्बन कम होगा तो ऑक्सीजन से कम संपर्क करेगा, और ऑक्सीजन से कम संपर्क करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बनेंगे। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कम बनेंगे भाई, तो पॉल्यूशन क्या होगा? पॉल्यूशन ज़्यादा होगा या कम होगा? तो याद रखना कि पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों पॉल्यूशन वाली गैसें हैं, और दोनों के दोनों कम बने तो पॉल्यूशन वहाँ पे कम हुआ, और पॉल्यूशन कम हुआ तो इसे हम कह देते हैं क्या भाई? तो इसको कह देते हैं गुड फ्यूल। क्या कह देंगे? अच्छा ईंधन नाम दे देंगे। और इसी अच्छा ईंधन होने के कारण इसका यूज हम कहाँ कर लेते हैं? वाहनों के अंदर कर लेते हैं, गाड़ियों में कर लेते हैं, है ना। तो इतना पॉइंट याद रखना था कि इससे सीएनजी वाले से। इसके बाद देखिए ध्यान से, इससे कहा जाता है, एक और नाम दिया जाता है, इससे कहा जाता है स्वास्थ्य ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यह स्वास्थ्य हेल्थ प्रदान करता है। ये आपको क्या किया? पॉल्यूशन कम फैलाया, तो पॉल्यूशन कम फैलाया तो स्वास्थ्य प्रदान किया, इसलिए सीएनजी को कह दिया जाता है स्वास्थ्य ईंधन के नाम से जाना जाता है, हेल्थ फ्यूल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो किसके बारे में पता लगा हमें? सीएनजी के बारे में। देखो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। पहली बात याद रखना है कि इसे प्राप्त कहाँ से किया जाता है? पेट्रोल के खदानों से इसे प्राप्त किया जाता है। इसके बाद याद रखना है आपको कि इस सीएनजी में मुख्य घटक कौन सा होता है? तो मीथेन का मुख्य घटक होता है। कितना परसेंट होता है भाई? 95%। बाकी गैसों में आपको याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल, इनको याद रखना है। इसके बाद इसको तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सीएनजी का यूज हम कहाँ करते हैं? तो वाहनों में इसका यूज कर लेते हैं भाई। इसके बाद हमने कहा कि यह प्रदूषण बहुत कम फैलाता है ना। तो पॉल्यूशन बहुत कम फैलाने के कारण इसे गुड फ्यूल भी कह दिया जाता है, और इसे हेल्थ फ्यूल के नाम से भी हम जानते हैं। तो इतना क्वेश्चन आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है जी, और इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, बिल्कुल कुंदन गुप्ता जी। जब इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होता है, ये भी बात सही है। अब हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 ग्राम यदि हाइड्रोजन जलेगा तो ज़्यादा ऊष्मा देगा ना, और ज़्यादा ऊष्मा देगा, ज़्यादा एनर्जी देगा, तो क्या होगा? इसका कम ही यूज करना पड़ेगा सीएनजी का, तो उसके लिए भी ये अच्छा हो जाता है आपका, है ना। ये भी बात सही है आपका। चलिए देखते हैं इसके बाद एलपीजी को। इसके बाद समझते हैं एलपीजी को। इसके बाद जानते हैं किसके बारे में? एलपीजी के बारे में। तो एलपीजी से आपको क्या बता देना है
एलपीजी से आपको क्या बता देना है, एक मिनट थोड़ा सा इसमें इंक डाल देता हूं। चलिए देखिए हो गया। आइए जानते हैं एलपीजी के बारे में। इसको कहना आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसे नाम दिया जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या हिंदी में कहते हैं इसे हम हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ पे समझना, इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है कुकिंग फ्यूल के नाम से जाना जाता है जी, है ना। इसे कहा जाता है रसोई घर का ईंधन, है ना, या फिर रसोई ईंधन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? खाना पकाने में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? खाना पकाने में करते हैं। आपके घरों में जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में क्या भरा होता है भाई? तो यही एलपीजी गैस भरा होता है। और एलपीजी गैस जब भरा होगा तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसका जो कंपोनेंट आपका याद रखना है, इसमें जो आपको मुख्य घटक याद रखने हैं, वो कौन कौन से मुख्य घटक याद रखने हैं भाई? तो इसमें आपका मुख्य घटक तरीका से याद रखना है। यहाँ पे पहला आप याद रखिएगा ब्यूटेन, दूसरा याद रखना है प्रोपेन, और ये दोनों मिलाकर के अकेले 85% भरा जाता है। कौन? ब्यूटेन और प्रोपेन को अकेले मिलाकर के 85% भरा जाता है। किसमें? एलपीजी में। और इसमें भी जो सबसे मुख्य है प्रोपेन और ब्यूटेन में, वो कौन है? आपका ब्यूटेन। अन्य मात्रा गैसों में, अन्य गैसों में और क्या क्या हो जाते हैं? तो अन्य गैसों में आपको बता दूं कि हो जाएंगे, इसमें एथिलीन हो जाते हैं, इसके बाद और क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन हो जाते हैं, आइसोब्यूटेन भरा जाता है। इसके बाद प्रोपिलीन भरा जाता है, प्रोपेन को भी भर दिया जाता है। ठीक है, प्रोपेन तो हो गया, आइसोप्रोपेन यहाँ पे लिख लीजिएगा, आइसोप्रोपेन को भर दिया जाता है ना। अन्य गैस है जिसको 5 या 10% के हिसाब से मिलाकर इसमें भर दिया जाता है। पर मुख्य कंपोनेंटों में आप किसको याद रखोगे? ब्यूटेन को याद रखोगे और प्रोपेन को याद रखोगे। और ऐसे आपको बता दूं कि इस ब्यूटेन का यूज हम कहाँ करते हैं भाई? तो इसका यूज करते हैं सिगरेट लाइटर में। कहाँ यूज करते हैं? सिगरेट के लाइटर में यूज करते हैं। जो आपका लाइटर आता है, जलाने का काम आती है सिगरेट वगैरह, उसमें क्या भरा होता है? तो आपका ब्यूटेन भरा होता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी एलपीजी से एक क्वेश्चन और आपको पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि एलपीजी में जो आपका डिटेक्टर के रूप में यूज करते हैं, डिटेक्ट किसको? लिंकिंग को, लीकेज या फिर गैस की जो रिसाव होता है, गैस का जो रिसाव होता है उसकी जानकारी के लिए, गैस की जो रिसाव होता है उसकी जानकारी के लिए इस एलपीजी सिलेंडर में बाहर से क्या भर दिया जाता है? तो बाहर से भर दिया जाता है इथाइल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि ये जो एलपी गैस है भाई, इसका बताइए इसका स्मेल कैसा होगा? तो इस कहना है आपका कि इसमें नो स्मेल, किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होता है ना। आपका जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें किसी एलपी जो गैस है उसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होता है, और कोई स्मेल नहीं होता है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि यह कलरलेस होता है, इसमें कलर भी किसी प्रकार का नहीं पाया जाएगा, है ना। यह रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होते हैं। तो मालूम कैसे पड़ेगा कि उस सिलेंडर से एलपीजी गैस लीक कर रहा है ना, उसका लीकेज हो रहा है? तो मालूम पड़ने के लिए क्या करते हैं? उसकी जानकारी लेने के लिए आपको एक कंपाउंड मिला दिया जाता है जिसको नाम देते हैं इथाइल मार्केप्टन। और इथाइल मार्केप्टन के फार्मूला जो होता है भाई, वो होता है C2H5SH। क्या बताना है? C2H5SH के नाम से इसे हम जानते हैं। चलिए देखिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। इसे भी कंप्रेस्ड करके ही डाला जाता है, पर सीएनजी की अपेक्षा इसमें दाब जो होती है वह कम होता है। जैसे आपको बता दूं कि सीएनजी जो है ना, सीएनजी को कुंदन गुप्ता जलाने के लिए 540 डिग्री सेल्सियस अनिवार्य होता है टेम्परेचर,
और सीएनजी को भरने के लिए 200 से लेकर के 250 तक टेम्परेचर की आवश्यकता होता है, ठीक है। जबकि एलपी गैस में इतना टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होता है। सुमन जी आप क्या कहना है, एलपी गैस लिक्विड फॉर्म होता है जी, इसका लिक्विड गैसियस फॉर्म होता है, लिक्विड एक गैसियस फॉर्म होता है। पर आपको बात कर दूं, जब इसको सिलेंडर में भर दिया जाता है ना, तो भरते समय इसमें आइसोब्यूटेन और इथिलीन भरे जाने के कारण ये थोड़ी सी बुलबुले में आ जाती है ना, ये बुलबुले में आ जाती है, हल्का हल्का इसमें बुलबुले आने लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में दिखाई देने लगता है, ठीक है तो गैसियस फॉर्म, पर ये आपका सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ इसके बाद और कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अगला अपना पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में, ओके। इसके बाद अगला फ्यूल आपको जान लेना है किसके बारे में। ऐसे आपको बता दूं कि फ्यूलों में मेन रूप से आपको 2 पॉइंट को याद रखना है। एक तो पहला कंपोनेंट याद रखना है, और उसके अदर जो सर नेम है या उसको अन्य किस नामों से जाना जाता है या कहाँ यूज कर लेंगे, इन चीज़ों को याद रखना होता है फ्यूलों में, ठीक है। अगला अपन पढ़ लेंगे यहाँ पे बायोगैस। क्या पढ़ लेंगे? बायोगैस। और बायोगैस के एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं गोबर गैस। क्या नाम देते हैं? गोबर गैस। इसे या तो बायोगैस कहते हैं या फिर इसी को कह दिया जाता है गोबर गैस। अब देखिएगा ध्यान से, ये बायोगैस है क्या, ये गोबर गैस है क्या। तो आपको बता दूं कि गोबर गैस का इस्तेमाल जो है ना भाई, खाना पकाने के लिए भी किया जाता है, या फिर कंपनियों में इसका इस्तेमाल हीटिंग के रूप में किया जाता है। और जो अवशेष बच जाते हैं बायोगैस के ना, उसका यूज अपन कहाँ कर लेते हैं? तो उसका यूज कर लेते हैं उर्वरक में। किस में कर लेंगे? उर्वरक में कर लेंगे। बायोगैस का जो कंपोनेंट बच जाता है, जो अवशेष बच जाते हैं, उसका यूज हम कहाँ करते हैं? उर्वरक में कर लेते हैं। इसके बाद आपको बता दूं, इसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि ये जो गोबर गैस है भाई, ये जो गोबर गैस है, इसका जो कंपोनेंट है ना, इसमें जो घटक है वो कौन कौन है भाई? तो याद रखना है कि इसमें घटक आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन है? हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या याद रखना है? हाइड्रोजन को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? तो इसके बाद आपको याद रखना है और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कर लीजिएगा, 1 मिनट, इसे कार्बन डाइऑक्साइड कर लीजिएगा, हाइड्रोजन। इसके बाद आपको याद रखना है मीथेन। किसको याद रखना है? मीथेन। और इसके बाद याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड। इतने गैसेस पाई जाती है किसमें? बायोगैसों में। और इन सारे गैसों के बारे में बता दूं कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा होता है? तो ये आपका मीथेन सबसे इंपॉर्टेंट गैस होता है। कितना परसेंट? 65% एक गैस बायोगैस में पाया जाता है। तो कहेगा कि बताओ भाई बायोगैस में मुख्य घटक क्या है? तो आपको बताना है कौन सा गैस? मीथेन। कौन सा? मीथेन गैस। इसके बाद अन्य गैसों में कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बता देना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इस बायोगैस के बारे में और क्या याद रखना है कि इसका जो हम यूज करते हैं भाई, वो कहाँ कर लेते हैं? तो हीटिंग के रूप में इसका यूज कर लेते हैं हम, है ना, या फिर इसका यूज कर लेते हैं हम खाना बनाने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। ईंधन के रूप में इसका यूज कर लेते हैं बायोगैस का। और बायोगैस के बचे हुए अवशेष को कहाँ यूज कर लेंगे? उर्वरक में यूज कर लेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ से याद क्या रखना है भाई कि इसको हम जो तैयार करते हैं घर पे, वह किसके? तो जानवरों के मल से भी तैयार किया जाता है। जानवरों के मल को क्या कर दिया जाता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किसी गड्ढे में डाल दिया जाता है, और वहाँ से फिर वो क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा आपका किण्वन फर्मेंटेशन होने के बाद क्या बनता है? आपका बायोगैस बनता है। तो आपको ये भी बता देना है कि बायोगैस जो बनाई जाती है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। तो यदि आपसे कहेगा कि बायोगैस के किस विधि से तैयार करते हैं, तो क्या बताना है? किण्वन प्रक्रिया से तैयार करते हैं। तो इतना बात बता देना था किसके बारे में? बायोगैस के बारे में। इसके बाद देखिए किसके बारे में आपको याद रखना है?
तो अगला आपको है यहाँ पे वाटर गैस। कौन सा? वाटर गैस। और वाटर गैस में आपको क्या याद रखना है भाई? तो वाटर गैस में आपको यहाँ पे याद रखना है वाटर गैस, या वाटर गैस को कहा जाता है यहाँ पे वायु अंगार गैस, सॉरी भाप अंगार गैस। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसका मुख्य कंपोनेंट कौन कौन सा होगा? तो कंपोनेंट याद रखना कौन कौन से घटक होते हैं। तो घटक में याद रखना है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन सा? हाइड्रोजन, है ना। सर्वाधिक मात्रा में क्या होगा? तो हाइड्रोजन होगा। कितना परसेंट होगा? 70% हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसमें? वाटर गैस में। और वाटर गैस को कैसे बनाया जाता है भाई? तो याद रखिएगा, जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1000 डिग्री सेल्सियस से प्रवाहित किया जाता है ना, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं, और यही कहलाता है क्या? आपका वाटर गैस। तो क्या बताना है कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रवाहित किया जाता है ना, तब जाकर आपको क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं, और इसी को कहा जाता है वाटर गैस। इसका यूज कहाँ करते हैं भाई? तो इसका यूजेज है आपका बता देना है कि इसे कोल गैस के साथ मिलाकर के, कोल गैस के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में कर लेते हैं, ईंधन में कर लेते हैं। ठीक है, जलानी इत्यादि में कर लेते हैं। अब बात आगे यहाँ पे की है कोल गैस है क्या, है ना। तो अगला हमारा हेडिंग ही होगा कोल गैस, अगला हेडिंग ही होगा हमारा कोल गैस। और कोल गैस को आपको बता देना है क्या कि जब कोयला को O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अब्सेंटली में जलाया जाता है, अब्सेंटली में जलाया जाता है, तब जाकर आपको मिलता है कौन सा गैस? कोल गैस मिलता है। और कोल गैस का मुख्य कंपोनेंट आपको बता दूं कि यह मिक्सचर ऑफ गैसेस, यह गैसों का मिश्रण ही बनता है ना। ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण बनेगा, और जब बहुत सारे गैसों का मिश्रण बनेगा तो कौन कौन सी गैस होगा? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसमें कौन कौन से गैस होते हैं कोल गैस में। तो देखिएगा, इसमें आपका पहला गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे इथेन, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, इसके बाद आपका हो जाएगा एथिलीन, और इसके बाद हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हो गया ना। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद आपके एक और गैस भी याद रखना, जिसको मैंने कह दिया मीथेन। क्या याद रखना है? मीथेन। तो इतने गैसेस पाई जाती है कोल गैस में। मैंने पहले ही लिख दिया कि मिक्सचर ऑफ गैसें, ये गैसों का मिश्रण है, और गैसों का मिश्रण है तो कोल गैस में कौन कौन सी गैस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इथेन, नाइट्रोजन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और मीथेन पे स्टार करके लिखिएगा कि यह कोल गैस का सर्वाधिक मात्रा में निकलता है ना। कोल गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन है? तो आपको बताना है किसके बारे में? मीथेन के बारे में। ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना था किससे? कोल गैस से। इसके बाद देखिए ध्यान से, एक फ्यूल हमारे पास और है जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या नाम याद रखना है? प्रोड्यूसर गैस। तो आइए पता करते हैं प्रोड्यूसर गैस के बारे में।